मोर दैन 30% पॉपुलेशन सोमालिया की हिफ्ज़ करती है। AICU जो है बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। थोड़ी सी सेविंग की वजह से नस्लों को तबाह करना कोई अच्छी चीज़ है। आप कैसा फील करते हैं जब लोग मुखालफत करते हैं? 2-3 महीने पहले जो भी हरकतें कुछ लोग कर रहे थे, आपने अप्रोच किया मदरसे वालों को? बस में से उतार के मारेंगे। माहौल अच्छा नहीं है, अपनी बच्चियों को कैसे स्कूल भेजें? क्या ये वो कौम तरक्की कर सकती है? शादियों पे खर्च करती है। ट्रोल किया जा रहा था शाहीन को। अब इन्हों ब्लैकमेल करेंगे तो मैं मान लूँ। जो केस हुआ था, भाई चंदे के लिए मदरसा, मदरसे के लिए चंदा, फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? ज़की टॉक्स पॉडकास्ट में आज हम आपके सामने एक ऐसी पर्सनालिटी को लेकर के आए हैं जिन्होंने सिर्फ ख्वाब नहीं देखा बल्कि उस ख्वाब को अपनी मेहनत, विज़न और मजबूत ईमान के ज़रिए हकीकत का रंग दिया। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की, जो कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के फाउंडर और इस अजीम तालीमी तहरीक के रूह रवा हैं। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने 1989 में सिर्फ एक कमरे और 18 स्टूडेंट से जो सफ़र शुरू किया था, आज वो 20,000 से ज़ायद तलबा और 500 से ज़ायद असातिज़ा तक फैल चुका है। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट आज महज एक तालीमी इदारा नहीं बल्कि इल्म, नज़्म, शफ़ाफ़ियत और आला अक़दार का एक पूरा निज़ाम है। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने इंतहाई महदूद वसाइल के बावजूद एक ऐसा विज़न पेश किया जिसका मकसद न सिर्फ मेयारी तालीम को सबके लिए काबिल रसाई बनाना था, बल्कि एक आलमी मेयार का तालीमी माहौल कायम करना भी था। उनका गैर मुतज़लज़ल यकीन, मुसलसल जिद्दोजहद और आला सोच ने आज शाहीन को मुल्क भर में एक मिसाली मॉडल बना दिया है। तो आइए हम सब इसी विजनरी रहनुमा और इल्म की इस रोशन अलामत यानी डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का पुरजोश खैर मक़दम करते हैं। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। इतना बिजी होने के बावजूद मुझे बड़ी आपकी अदा अच्छी लगती है कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं। और अब तो माशाल्लाह आप एक इंडियन के बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे आप एजुकेशनल आइकॉनिक पर्सनालिटी बन गए हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़ी सादगी है। उसके बावजूद आप इतनी सादगी से बोलते हैं। कल कुछ थोड़ा सा हम लोगों का अनइवन हुआ तो आपने कहा नहीं कल कर लेंगे, तो शुक्रिया सर। सर, हम यहीं से पॉडकास्ट शुरू करते हैं कि आप अफ्रीका से डायरेक्ट दिल्ली आए, दिल्ली से फिर लखनऊ सुबह आए थे, तो वो उस विज़िट के बारे में थोड़ा बताइए। हमने कुछ क्लिप्स देखी, स्टेटस वगैरह पे भी देखा कि किस हवाले से वो विज़िट थी और आपने वहाँ क्या महसूस किया, क्या अच्छी चीज़ें हैं जो हम लोग वहाँ से अडॉप्ट कर सकते हैं, वो विज़िट कैसी रही, थोड़ा डिटेल में हमारे ऑडियंस को बताएं ताकि फ़ायदा हो हमारे ऑडियंस को। जी, इंडिया भर में हमारे 110 सेंटर्स हैं और 45,000 स्टूडेंट्स की खिदमत का मौका मिल रहा। बीदर में 10,000 स्टूडेंट्स हैं और जिसमें 6,000 स्टूडेंट्स हॉस्टल में हैं। तो हैदराबाद में सोमालिया एम्बेसी के कुछ लोग हैदराबाद में हमारे सेंटर्स देखे। ओके। हैदराबाद में 11 सेंटर्स हैं। अच्छा, सिर्फ हैदराबाद में 11 सेंटर हैं। ओके। तो उनकी नज़र वहाँ पे पड़ी। फिर किसी के ज़रिए वो हमारे ज़िम्मेदारों से, डायरेक्टर से बात करे और फिर बीदर विज़िट करे। फिर मुझे मदऊ किए थे दिल्ली में एम्बेसी में, सोमालिया एम्बेसी में, वहाँ पे बात हुई। फिर वो लोगों की ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ पे सोमालिया मोगाडिशो विज़िट करूं। ओके। तो उन्हीं के साथ, एम्बेसी के ज़िम्मेदारों के साथ विज़िट हुई। वहाँ पर 3 दिन सोमालिया को देखना, वहाँ के हालात को समझना और वहाँ की तालीमी ज़रूरत को समझने का मौका मिला। एक हैरानकुन चीज़ जो मैं वहाँ पे जो महसूस किया, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी उम्मीदों से बहुत आगे है। वो ये कि मोर दैन 30% पॉपुलेशन सोमालिया की हिफ्ज़ करती है। मोर देन 30% पॉपुलेशन हिफ्ज़ करती है, हिफ्ज़ कर रहे हैं। ओके। और अच्छे खासे इस्टेब्लिश लोग, पैसे वाले बच्चों को पहले हिफ्ज़ करा कर ही बाद में तालीम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन हिफ्ज़ के बाद असली तालीम से जुड़े रहने वालों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 10% है। ओके। और 80% हाफिज़ बच्चे वो इंडिया की तरह या तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, छोटा मोटा काम करना शुरू करते हैं, मजदूरी करते हैं, अच्छा, वगैरह वगैरह, ऐसे ही मसला वहाँ पे है। तो हमारा मदरसा प्लस हिफ्ज़ुल कुरान प्लस वो AICU के ज़रिए बच्चों की बुनियादें ठीक करके फिर उनको स्कूल से जोड़ने का, वहाँ पर वहाँ के ज़िम्मेदार, बड़े ज़िम्मेदार, मदरसों के ज़िम्मेदार उसको बड़ा पसंद किया। ओके, मदरसा प्लस एज वेल एज हिफ्ज़ुल कुरान प्लस जो है प्रोजेक्ट। ओके। तो हम वो जो ड्रॉप आउट का जो तरीक़ाकार हमारा है,
जिसके ज़रिए मुल्क भर में एक उम्मीद जाग उठी है। एग्जैक्टली जी। बच्चे से मायूस नहीं होना है। बिल्कुल। बच्चा क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, वो सब्जेक्ट समझ रहा नहीं, और बाद स्कूल वाले वो 9th तक ले जाकर 9th में निकाल देते हैं ताकि उनका रिज़ल्ट अफेक्ट ना हो 10th में। वो अपने आप को ये बोलने के मौक़िफ़ में रहें कि हम इंटरनेशनल स्कूल हैं, हम मियारी स्कूल हैं। सिर्फ ये बोलने के लिए बड़े बेदर्दी से 9th में निकाल के फेंक देते हैं बच्चों को बाहर, डस्टबिन में डाल देते हैं। ओके। तो वो बच्चों को उनकी बुनियादें ठीक करके, उनमें इंटरेस्ट पैदा करके उनको 10th पास कराना, बाद में वो बहुत सक्सेस हो रहे हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे पास हैं। ड्रॉप आउट बच्चा 4 साल स्कूल नहीं गया, 6 में छोड़ दिया था, 7th 8th 9th जो है वर्कशॉप में जाके डीजल मैकेनिक बन रहा था। अच्छा। सिर्फ 10th पास करने की नीयत से आया, माशाल्लाह हम उसको AICU के ज़रिए मौका दिए, अब वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और बेहतरीन, बल्कि शाहीन का वन ऑफ द डायरेक्टर है। ओह ग्रेट। शाहीन में थोड़ा सा अभी हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। AICU जो है आपका, उसके बारे में बताएं, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है ये। AICU जो है वो क्या इसका डेवलप फुल हुआ, फॉर्म क्या है सर? एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। ओके। अच्छा, जैसे ICU में ICU आपने हॉस्पिटल जो होता है, हाँ हाँ हॉस्पिटल में ICU होता है, हमारा एकेडमिक ICU है। ओके। एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। हमारा मानना है कि इंडिया के तमाम बड़े स्कूल्स में वो स्कूल का अपना एक AICU हो, बच्चों को निकाल फेंके नहीं। और बड़ा काम ये करना है हम पूरे इंडिया भर के स्कूल्स के लिए कि जो ट्यूशन का कल्चर है, स्कूल भी जा रहे हैं और फिर ट्यूशन भी जा रहे हैं, ये ख़त्म होना चाहिए। ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। एक ज़माना था जिसको बुरा माना जाता था, ट्यूशन जाना बुरा माना जाता था। आज तो फैशन है, तो ट्रेंड बन गया है, फैशन बन गया है, और इससे वक्त जो बच्चों का ज़ाया हो रहा है और बच्चों की IQ पे इफेक्ट पड़ रहा है, सब्जेक्ट को समझने की सलाहियत ख़त्म होती जा रही है। भाई बच्चा स्कूल में भी ओके मैडम यस मैडम बोल रहा, ट्यूशन में भी ओके मैडम यस मैडम बोल रहा। यहाँ के माहौल अलग है, वहाँ का माहौल अलग है, यहाँ की टीचिंग मुख्तलिफ है, वहाँ की टीचिंग मुख्तलिफ है, और बच्चे को क्लासेस के बाद प्रैक्टिस करने का, रिकॉल करने का, रिपीट करने का टाइम नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से बच्चा रोट लर्निंग कर रहा है। ये बस पास हो जा रहा है, पासिंग के लिए बच्चा पढ़ रहा है। ये ट्रेंड बदलना है, बच्चे को सब्जेक्ट समझने के काबिल बनाना है। तो हम महसूस करें, और शाहीन को हम ट्यूशन फ्री बनाने की जब ख्वाहिश पैदा हुई थी, जब जो है हम डिक्लेयर भी कर दिए, शाहीन को ट्यूशन फ्री का डिक्लेयर कर दिए। फिर तो शाहीन में ट्यूशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ट्यूशन फ्री है शाहीन का। कोई बच्चा अगर प्राइवेट ट्यूशन गया तो हम एडमिशन कैंसिल कर देंगे। एक नई चीज़ पता चली, ट्यूशन फ्री है शाहीन। अभी तो हमको पता चला था मोबाइल फ्री ही है। मोबाइल फ्री, ट्यूशन फ्री, को एजुकेशन फ्री। कोई एजुकेशन भी नहीं है, को एजुकेशन फ्री है। को एजुकेशन पे बताऊंगा, अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। जी जी। तो ये ट्यूशन फ्री बनाने की हमारी कोशिश, माशाल्लाह हम ट्यूशन फ्री कर दिए। फिर बाद में एहसास हुआ कि कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। ओके। 6 महीने साल के बाद एक 5% बच्चे ऐसे होते हैं एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती ही है। तो हम एक्स्ट्रा क्लास, रेमेडियल क्लास, स्पेशल क्लास के नाम पे कोशिशें करें, कुछ रिसर्च वर्क करें, केस स्टडी का सिलसिला चला, और साल 1.5 साल के अंदर बात समझ में आ गई कि असल मसला क्या है, इसका इलाज क्या होना चाहिए। हम एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिए। ओके। एक बिल्कुल सेपरेट डिपार्टमेंट, और तरीक़ाकार तय कर लिए, और उसका सिस्टम का नाम रखिए, डिपार्टमेंट का नाम रखिए AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ पर 1 टीचर और 6 बच्चे मैक्सिमम। ओके। ये प्रोपोर्शन हम समझे, ट्रायल करके देखे कि जस्टिफिकेशन का कितनों को एक टीचर कर सकते हैं, और हर बच्चे एक टीचर पे सिर्फ 6 बच्चे। जनरल वार्ड से बच्चे को ICU में शिफ्ट किया जाता है, और वहाँ पे उसका खुसूसी इलाज करते हैं। तो इसमें तो सर कॉस्ट बढ़ जाती होगी ना? नहीं, कॉस्ट नहीं बढ़ती। देखिए, बात को समझने की चीज़ है। एक टीचर साल में 4 या कम से कम 4 बैचेस कवर करते हैं। ओके। तो ठीक है, 24 स्टूडेंट्स को एक टीचर स्टेबल करके वापस जनरल वार्ड में भेज देते हैं। कितने महीने लगते होंगे इसमें? 1.5-2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा। आज तक कोई बच्चे को 3 महीने से ज़्यादा नहीं लगे। जैसे कि ICU में डेट थोड़ी तय करके ले जाते हैं पेशेंट को, जी, जी, कि 3 महीने का कोर्स है, जी, जी, या 3 दिन का है।
वो स्टेबल हो जाए, ठीक हो जाए, जनरल वार्ड में रहने के काबिल हो जाए, तो फिर वहाँ पे उसको शिफ्ट कर देते हैं। मतलब पर्सनल केयर करके उसकी जो वीकनेस है उस पे काम करके रेगुलर क्लास में भेज देते हैं हम। ठीक है। और ये AICU में एडमिशन के लिए कोई महीना, डेट, टाइम फिक्स नहीं होता। ओ, कभी भी 365 दिन एडमिशन लेते हैं हम AICU में। अच्छा। और किसी भी वक्त बच्चा आ सकता है। नहीं, थोड़ा सा हमको ये बताएं कि मतलब ये AICU में जो है सिर्फ शाहीन के ही बच्चे लेते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट से? इंडिया भर के बच्चे, किसी भी स्कूल से आकर किसी भी स्कूल से बच्चे रिजेक्ट कर दिए बच्चे, माँ बाप मायूस हो गए हैं, ऐसे बच्चों को ले रहे हैं हम। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल। कैसा रिजल्ट आ रहा है सर? आज तक गुज़श्ता 15-20 साल में सिर्फ 2 बच्चे मायूस वापस गए हैं। ओके। एक मेरे क्लासमेट का बेटा हैदराबाद से आया था, और एक बच्चा 3 महीने रह के चलेगा, इम्प्रूव ज़्यादा नहीं हुआ वो। क्यों सर ऐसा है? मतलब 2 बच्चों के बारे में थोड़ा सा बताएं। वो ज़हनी सलाहियत एक लिमिट होती है, लिमिट होती है। बास केसेस में माँ बाप कमज़ोर पड़ जाते हैं, ओके, वो फैसला कर देते हैं। तो अदरवाइज़ जो बच्चा रहा वो तो एक तो मोबाइल की लत से बच गया, और उसको सब्जेक्ट समझ में आना शुरू हो गया। ये बच्चे जब एक मर्तबा तालीम का चस्का लग जाता है, फिर देखिए वो सबसे आगे होता है। एक्चुअल वही है जो हमने बीदर, चूँकि हमने खुद विज़िट किया, मरियम पढ़ती थी ना वहाँ, तो कई मरतबा मरियम से मिलने के लिए गए, कि जो वहाँ बीदर में स्पेशली, दूसरे सेंटर्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है, जो एक माहौल है तालीम का, जो पढ़ने का माहौल है, इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा है। माहौल का असर हो ही जाता है। जी। अच्छा, ठीक है। सर, आप बात कर रहे थे को एजुकेशन के बारे में। को एजुकेशन बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, हमारे यहाँ, और उसके नुकसानात पे आप चूँकि ऑब्वियसली इतना बड़ा आपने डिसीजन लिया है तो काफ़ी रिसर्च किया होगा, तो आप थोड़ा सा हमारी कम्युनिटी को बताएं कि को एजुकेशन के क्या नुकसानात हैं, और उसके बाद भी हम चाहते हैं उसके साथ साथ ये बताएं कि को एजुकेशन को अलग करने के लिए आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस। ऑब्वियसली देखिए, अगर को एजुकेशन है तो एक ही क्लास रूम में जो है गर्ल्स एंड बॉयज़ भी बैठ सकते हैं, और अगर आप अलग अलग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी, टीचर्स बढ़ेंगे। तो थोड़ा डिटेल में बताएं, नुकसानात पहले बताएं क्या है, और आपने ये डिसीजन क्यों लिया। देखिए, मैं जिक्र कर रहा था माहौल वाले इदारों की ज़रूरत है, कल्चर वाले, डिसिप्लिन वाले इदारों की ज़रूरत है। और ये को एजुकेशन का जो मसला है, एक बहुत बड़ा गंभीर, बड़ा जो है, इसका बहुत बुरे असरात माशरे पर पड़ रहे हैं। कुछ लोग गफलत में हैं इस मामले में, बल्कि मैं साफ साफ बताता हूँ, वो लोग झूठ बोलते हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं, वो हमारी घर की तरबियत पे डिपेंड करता है, बल्कि अपनी लाडली को थोड़ा स्काफ दबा के बनते हैं और गंदे माहौल में भेज देते हैं। और ये गलतफहमी में रहते हैं कि नहीं, वो हमारी घर की तरबियत पे डिपेंड करता है, वो हमारा घर का माहौल ऐसा है। ये सरासर गलतफहमी है, इसका असर हो जाता है, और माहौल का असर होता है। इस बात का यकीनी तौर पर हम बोल सकते हैं। मैं गुज़श्ता 15-20 साल से सर्वे कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ को एजुकेशन के नुकसानात को। मैं सर्वे करता हूँ, पूछता हूँ, ओके, इंडिविजुअल स्टूडेंट से पूछता हूँ, एक ग्रुप में पूछता हूँ, पेरेंट्स से और बच्चों से बात करता हूँ, पूछते पूछते पूछ लेता हूँ कि बेटा आप को एजुकेशन से आए हैं 10th तक, अब मुझे बताइए कि को एजुकेशन के नुकसानात क्या हैं। तो थोड़ा और क्लियर भी पूछ लेता हूँ। माँ और बेटी दोनों बुरखे में हैं, वालिद मोहतरम बाजुक बैठे हुए हैं, बच्ची से पूछ लेता हूँ, बेटा आप को एजुकेशन से आए हैं, मुझे ये बताइए कि को एजुकेशन की वजह से उस माहौल में, ज़ाहिर उस उम्र में 8, 9, 10th में, और 9th और 10th जो है पीक आवर्स होते हैं, वो पीक पीरियड होता है उसका, कितना जो है नुकसान होता है। फोकस, ध्यान, एनर्जी, सलाहियत, वक्त जो है को एजुकेशन में, वो एक दूसरे को इम्प्रेस करने और इम्प्रेस करने में, मुतासिर करने और मुतासिर होने में लग जाता है। तो बेटी माँ बाप के मौजूद में बोलती है, सर 70%, सर 80%। और ये हकीकत है, उस उम्र में उनका अपने मुस्तकबिल का ख्याल उतना नहीं होता। ज़रा सा वो और बड़े होते हैं, ग्रेजुएशन में जाते हैं,
तो अपनी अहमियत का एहसास हमारे बेटे बेटियों को होना शुरू हो जाता है। वो अपना ख्याल रखेंगे, अरे भी मेरे भी मुस्तकबिल है, मुझे महफूज रखना चाहिए, मुझे काबिल बनना चाहिए, मुझे इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना है, रेस्पेक्ट की ज़िंदगी गुजारना है, ये एहसास होता है। लेकिन वो 9th-10th में वो जो है असर होता है ना, वहाँ पे भटकने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। एज ऐसी होती है, हार्मोन्स चेंज हो रहे होते जिसको हैं, बोलते हैं, दुनिया मानती है इस बात को। पहले ये असर 9th और 10th में होता था, लेकिन माहिरीन बता रहे हैं बल्कि ये कॉन्वेंट के और को एजुकेशन की तबलीग करने वाले, तायीद करने वाले HMs की सीनियर टीचर्स का एहसास है कि ये असरात 7th स्टैंडर्ड से अब शुरू हो रहे हैं। अच्छा, 7 से जो है असरात हो रहे हैं, और इससे नस्ल का बड़ा नुकसान हो रहा है। हाँ, इसको ख़त्म करना है। मुझे ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सेपरेट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं पूरे मुल्क भर में पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जाइए अपने स्कूल, बच्चों के स्कूल के मैनेजमेंट से मिलिए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए और फ़ीस बढ़ाकर देने की वादा कीजिए, उनको ऑफ़र दीजिए, फ्लोर सेपरेट हो जाए, एंट्रेंस सेपरेट हो जाए, बल्कि कैंपस सेपरेट हो जाए। अच्छा, आज से हम 15 साल पहले जब कैंपस अलग किए थे, 35% 40% रिजल्ट बढ़ गया। ओह, 100 बच्चे उस ज़माने में सालाना गवर्नमेंट मेडिकल सीट लेते थे, 135-40 हो गया। अच्छा, 135-40 हो ये गया। एक जेन्यून जो है इशू है, क्योंकि हम जो बात करते हैं पेरेंट्स से, तो वो पेरेंट्स जो थोड़ा मजहबी बैकग्राउंड रखते हैं, तो वो चाहते हैं अपनी बच्चियों को पढ़ाना, लेकिन उनका डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन ये होता है कि माहौल अच्छा नहीं है, अपनी बच्चियों को कैसे स्कूल भेजें, इस माहौल में स्कूल भेजना हमारे लिए बच्चियां मतलब हमारी बच्चियां सेफ नहीं हैं। तो मुझे तो जनरल जो है ये एक मिलता है फीडबैक। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, जो मुझे जो लगता है, जो मैंने स्टडी को एजुकेशन के बारे में, ये वेस्ट से आया था हमारे यहाँ, और वेस्ट ने भी ये एक एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट का रीज़न जो उसके पीछे जो मैंने पढ़ा है वो ये था कि हम कास्ट को कम कर सकें, क्योंकि ऑब्वियसली अलग अलग अगर होगा, जैसे आपने कहा आपने तो कैंपस ही अलग कर दिया, तो कास्ट तो आपकी डबल हो गई होगी ना। तो देखिए, वो थोड़ी सी सेविंग की वजह से नस्लों को तबाह करना कोई अच्छी चीज़ है। ठीक है, जहाँ पे फिजिबिलिटी नहीं आ रही तो हम सिर्फ बॉयज़ के लिए कर दिए, और 2-3 सेंटर ऐसे हैं जो सिर्फ गर्ल्स के लिए कर दिए। पुणे में हमारा सिर्फ गर्ल्स का कैंपस चल रहा है, बॉयज़ के लिए अलग से शुरू करेंगे बाद में इंशाल्लाह। दिल्ली में जामिया में अबुल फजल एनक्लेव पे सिर्फ गर्ल्स का चल रहा है, और नोएडा में बॉयज़ का कर दिए। ये दोनों को अलग करना ज़रूरी है। देखिए, आप जानते हैं इंडिया भर में बल्कि दुनिया भर में लड़कियां बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, पढ़ रही हैं। कल यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियों का कब्जा हो रहा है और बॉयज़ कम होते जा रहे हैं, लेकिन शाहीन में बॉयज़ आर परफॉर्मिंग बेटर देन गर्ल्स। अच्छा, अरे माहौल देखिए इनको, तो बॉयज़ का परफॉर्मेंस कंपेयर टू गर्ल्स अच्छा है। यस, बिल्कुल। जब से हम क्यों ऐसा क्यों है? हम तो पूरी दुनिया में यही देख रहे हैं कि गर्ल्स का दुनिया में बॉयज़ को एहसास दिलाने में हम नाकाम हैं। जैसा एहसास लड़कियों को है कि मुझे इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना है, मुझे रिस्पेक्ट की ज़िंदगी गुजारना है, उसके लिए मुझे हाईली क्वालिफाइड बनना है, उनको एहसास है। ये एहसास बॉयज़ को कम हो रहा। बॉयज़ को तो ये भी पता है कि नहीं, वो तो हम तो अच्छी कीमत में बिकेंगे। जी हाँ, ठीक है। आप जो है डॉक्टर बन गए तो रेट ज़्यादा आ गया, IAS IPS बन गए तो वो तो फिर माशाल्लाह पूरी ज़िंदगी भर का कसर निकाल लेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा सर, मेरा इसी पे क्वेश्चन है, क्योंकि अभी 2-3 मंथ्स बैक मैं एक साहब से बात कर रहा था, ही वांटेड स्टार्ट स्कूल, ठीक है, एंड ही इज़ मुस्लिम, मजहबी बैकग्राउंड रखते हैं। तो जब हमने उनके सामने ये बात की कि आप गर्ल्स के लिए, हमारे यहाँ हमारी कम्युनिटी में गर्ल्स के लिए स्कूल्स की ज़रूरत है, ठीक है, तो गर्ल्स का स्पेशल जो है स्कूल स्टार्ट करें, तो क्योंकि वो ज़रूरत है, मैं नीड पे बात कर रहा था। देन उन्होंने हमसे कहा कि भाई अगर गर्ल्स का हम स्कूल स्टार्ट करते हैं तो हमने पहले ही अपने आप को लिमिटेड कर लिया कि दिस इज़ मुस्लिम स्कूल, ठीक है, तो नॉन मुस्लिम ऑडियंस तो हमसे अलग हो गई। अब मुस्लिम स्कूल में भी अगर हम सिर्फ गर्ल्स का करें
तो हम क्यों जानबूझ के अपनी ऑडियंस को और लिमिटेड करें? मतलब लोग इस एंगल से भी सोचते हैं। आप उनके लिए आप क्या, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल दे वांट टू स्टार्ट अ गर्ल्स स्कूल, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा उनसे कि आगे बढ़िए, ओके, गर्ल्स के लिए शुरू कीजिए, करके देखिए। ये कोई एजुकेशन से ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा एडमिशन। कितने लोग बेचैन होंगे जो अपने बेटियों को अच्छे माहौल के स्कूल की तलाश कर रहे होंगे। बिल्कुल जी। ये हमारे बरादरान वतन, हमारे हिंदू भाई बहनें भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां सेफ रहें, बिल्कुल, उनके लिए भी एक अच्छा माहौल बने। हम्म, आज बीदर में अल्लाह का बड़ा फजल है, 25% गैर मुस्लिम लड़के लड़कियां शाहीन में रहते हैं और वो बहुत मुतमईन हैं, खुश हैं। क्या बात करते हैं? नॉन मुस्लिम 25%? नॉन मुस्लिम, बल्कि वो पेरेंट्स शाहीन पे इतना भरोसा करते हैं और वो कभी कह देते हैं खुल के कि हमारी बेटियां हमारे घर से ज़्यादा महफूज शाहीन में है। ग्रेट। नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर। मुझे बताइए, मतलब ये 25% जो आपके यहाँ स्टूडेंट नॉन मुस्लिम हैं, क्योंकि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की तो पहचान, स्पेशली जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुस्लिम इंस्टीट्यूट के हवाले से है ना, कि अब्दुल कदीर साहब जो हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं और आप बहुत काम करते भी हैं। इवन आपके दूसरे काम जो हैं, आपने गुटखा क्या टबैको फ्री पे आपने बहुत काम किया है, फ़ोन फ्री पे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये जो 25% आप बात कर रहे हैं नॉन मुस्लिम स्टूडेंट आपके यहाँ आते हैं, ये नीट के लिए सिर्फ आते हैं या? देखिए, नीट के लिए आते हैं, अपने आप को बुरे माहौल से बचाने के लिए आते हैं, बच्चे को अच्छा इंसान बनाने। 1 to 10 में भी नॉन मुस्लिम स्टूडेंट? 1 to 10 में भी हैं और नीट में भी हैं। देखिए, कार्तिक रेड्डी हमारा ऑल इंडिया 9th रैंक, वचनाश्री कर्नाटका का 3rd रैंक, और डॉक्टर नागराज हमारा बहुत ही प्यारा और लाडला स्टूडेंट माशाल्लाह, उसके 3 भाई बहनें डॉक्टर हैं। डॉक्टर शुभम माशाल्लाह हमारा स्टूडेंट है। तो गैर मुस्लिम हमारे बरादरान वतन, हमारे हिंदू भाई बहनें जो है बड़े शौक़ से आते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बेटियां महफूज रहें, वो गंदे माहौल से बचे रहें और अपने घर से ज़्यादा महफूज शाहीन को महसूस करते हैं। देखिए, ये कंट्रीब्यूशन जो शाहीन का है, ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है। शाहीन का नंबर, बिल्डिंग, रिजल्ट से बढ़कर है। शाहीन इलाके में भाईचारगी को, कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करने में बड़ा काम किया है और उसकी वजह से 2013 में गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड, राज्योत्सव अवार्ड, शाहीन को दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी तो आपको रिसेंटली सर सैयद अवार्ड मिला है, वो क्या है सर, बताइए थोड़ा सा। जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सालाना एक अवार्ड होता है, नेशनल अवार्ड। इंडिया में सिर्फ एक को देते हैं, फिर एक इंटरनेशनल अवार्ड होता है। ओके। तो इस साल का 2025 का सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड मुझे दिया गया है। और ये इंडिविजुअल को नहीं दिया जाता, आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। अब तक 2 लोगों को इंडिविजुअल को दिया है। गोपी चंद नारंग को उर्दू की खिदमत, गोपी चंद नारंग जी नारंग को 2021 में दिया गया है। फिर इस साल, अच्छा, तो सेकंड आप हैं इंडिविजुअल जो मिला है, माशाल्लाह, मबरूक, कंग्रेचुलेशन। उनकी ज़रा नवाजी, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। अब जो है मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी जिम्मेदारी बड़ी है, लोगों के एक्सपेक्टेशन बड़े हैं। सर, मैं थोड़ा सा बैक चलूँगा, ठीक है, अभी इस पे फिर बात करेंगे। जैसे मैंने सुना नॉइज़ का, मैंने पॉडकास्ट सुना, और मिल्लत टाइम शम्स भाई ने भी आपका पॉडकास्ट किया है, तो मैं दोनों में सुन रहा था अभी 2-3 दिन पहले, जब आपने कहा कि मैं लखनऊ आ रहा हूँ, उसके बाद में मैंने सुना। तो शम्स तब्रेज़ भाई मेरे दोस्त हैं और बहुत अच्छा, बहुत मेहनत की उन्होंने यहाँ तक जो पहुँचने में, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। बहुत काम किया अभी तक, बहुत अच्छा पॉडकास्ट है। उसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो हैं सिविल इंजीनियर थे ना, एंड यू आर वर्किंग इन गल्फ़ कंट्री, सऊदी में शायद आप थे, ठीक है? जी। तो और यू हैव स्टार्टेड शाहीन ग्रुप आई थिंक 1989, ठीक है? तो 1989 में, उस टाइम में अगर कोई इंजीनियर होता है, उस टाइम में अगर कोई बीए भी होता था, तो लोग कहते थे भाई गवर्नमेंट जॉब ले, ठीक है? और आप तो सिविल इंजीनियर थे, बहुत वैल्यू थी उस टाइम में, उसके बावजूद, और आप जॉब कर रहे थे, सब कुछ छोड़ के आने के पीछे क्या रीज़न क्या था कि अचानक सब वहाँ की जॉब छोड़ करके आप इंडिया चले आए और यहाँ आपने जो है बहुत बेसिक से, कहीं आपने किसी छोटी सी जगह पे 17 स्टूडेंट से स्टार्ट किया था, वो जर्नी थोड़ा सा बताएं, फिर हम आते हैं आगे इंशाल्लाह।
देखिए, मैं स्कूल शुरू करने के 1.5 साल के बाद सऊदी गया था। अच्छा, स्कूल पहले स्टार्ट कर दिया वहाँ पे 1.5 साल रहकर फिर वापस आ गया। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ हाँ, गया। अल्हम्दुलिल्लाह। वजह बनी मेरे छोटे भाई ओके। जो ड्रॉप आउट हो गए। काफ़ी कोशिशों के बावजूद ड्रॉप आउट हो गए। 2-3 महीने सख्त मेहनत करे, हैदराबाद के रेसिडेंशियल स्कूल में एडमिशन करे। पहले जब एहसास हुआ कि ये ड्रॉप आउट हो गए तो उस वक्त ख्याल आया कि भाई हम इतना फ़िक्र कर रहे हैं, इतना वक्त दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खर्च करने तैयार हैं, तो बच्चे का ये हाल है। कई लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते, उनका क्या होगा? क्यों ना सबके लिए कुछ किया जाए, सही। एक स्कूल शुरू किया जाए। ये अगस्त सितंबर में ये हादसा हुआ और मैं अगस्त सितंबर 1989 में। ओके। और मैं कुछ तैयारी करके इंडिया भर के कुछ स्कूल्स को घूम फिर कर 1 दिसंबर को एक कमरा जो घर का अंडर कंस्ट्रक्शन था, जिसकी प्लास्टर और फ्लोरिंग नहीं हुई थी। अच्छा, आपने पर्सनल अपने घर में शुरू किया? घर में शुरू किए। और मैं ये किसी को बोलने के मौक़िफ़ में नहीं था कि मैं स्कूल शुरू कर रहा हूँ। लोग मजाक करना शुरू कर दिए। अच्छा। 2 सहबाब बता रहे थे कि अरे ये तो अखरोट का झाड़ लगा रहा। ससुराल वाले भी मायूस थे। वालिदा भी जो है परेशान थे कि ये क्या होगा, ये बड़ा टफ काम है, लोगों का ताउन नहीं मिलता इसमें। और एक अजीब ट्रेंड बना हुआ था, 5 रुपये फ़ीस होती थी उर्दू मीडियम प्राइवेट स्कूल में, 5 रुपये फ़ीस होती थी। अच्छा। हाँ। और स्कूल शुरू होते थे ग्रांट लेने के लिए, स्कूल फॉर ग्रांट। ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। ग्रांट फॉर स्कूल नहीं, हाँ, स्कूल फॉर ग्रांट। जैसा कि लिए जीने के लिए खा रहे हैं, खाने के लिए जी रहे हैं। चंदे के लिए मदरसा, मदरसे के लिए चंदा, फ़र्क है। बिल्कुल। फिर मदरसे के लिए चंदा तो ठीक है, लेकिन चंदे के लिए मदरसा, जी, चंदे के लिए मदरसा शुरू कर रहे हैं, ये तो गलत बात नहीं होना चाहिए। तो ग्रांट लेने की नीयत से स्कूल शुरू होते थे। तो हम तो ये तय कर लिए कि हम ग्रांट लेंगे तो ठीक है, वो टीचर्स को बेनिफिट होगा। हाँ, लोग करते हैं, स्कूल स्टार्ट किया, फिर एक गवर्नमेंट ग्रांट आया था 2 साल के बाद, फिर टीचरों से कुछ वसूल करो और उसको उस हाल पे छोड़ दो, चलता रहेगा। बाज़ लोग तो 1-2 घर के लोग भी सेट हो जाते हैं। हाँ, घर के लोगों को सेटल कर देते हैं, खुद एडजस्ट हो जाते हैं। जी, ये पैटर्न था। बाकी ज़िंदगी भी कुछ वसूली चालू रहती है। ये चीज़ जो है महाराष्ट्र में बड़ी मिल्लत के लिए नुकसानदेह हुई। अच्छा। ये जो ग्रांट का मामला है, लग रहा था 30 साल पहले मुझे भी कि अरे एक अच्छी चीज़ है, डेवलप हो रहे हैं हमारे इदारे, लेकिन ये ग्रांट मतलब अपनी आज हम महसूस कर रहे हैं 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है स्कूल की, लेकिन कुछ एडेड टीचर्स काबिज हैं। ओके। और बस जब तक वो हैं, जब तक ये ग्रांट है, कोई जो है वो इस स्कूल को इम्प्रूव करने की प्लान भी नहीं बना सकता, सोच भी नहीं सकता। ऐसे हालात हैं, ये नुकसानदेह है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको उस वक्त एहसास था ये, और हम बता दिए कि अगर ग्रांट होगा तो ठीक है, आपको मिलेगा, लेकिन हम ग्रांट के लिए आप काम मत कीजिए, हम ये सैलरी देंगे, पहले दिन से सैलरी देंगे। मीन्स पहले ही से आपका विजन बहुत क्लियर था, बहुत बड़ा था। क्लियर, जीने के लिए खा रहे हैं, खाने के लिए जी रहे हैं, भाई होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जब बात कुछ पुराने इदारों के जिम्मेदारों को बात पहुंची तो उनको बोले कि ये तो बगावत कर रहा, उसूल से हट रहा, जो ट्रेंड था उससे हट रहा। हाँ, ट्रेंड से हट रहे, उसूल से तो नहीं हट रहे थे ना। हाँ, तो उनका अपना जो उसूल है। जी जी जी। हाँ, तो नाराज़ होगा। अच्छा। नाराज़ होकर शाहीन के ख़िलाफ़ में बगावतें शुरू कर दिए, लोगों को, आम आवाम के जहन में जो है बगावत कराना शुरू कर दिया। वही फितरी बात भी है। मुझे बड़ा अफसोस होता था उस ज़माने में। किसी के रोजी रोटी पे आप जो है, मेरे ख्याल से नहीं भाई, वो जो ट्रेंड बनाए हैं वही स्टैंडर्ड ट्रेंड है, एक तस्वुर। और वो उनके लिए क्वेश्चन ऑफ प्रेस्टीज हुआ करता था। अब कोई एक बच्चा आकर वो ट्रेंड बदलने की कोशिश कर, अभी जहाँ जहाँ ट्रेंड बदलता है तो वेरेवर देयर इज अ चेंज देयर इज रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। एग्जैक्टली। ये तो इंसानी तारीख, हिस्ट्री है। ट्रू। जहाँ कहीं भी तब्दीली की बात आती है
तो मुखालिफतें होती हैं। ट्रू। मुझे शुरू शुरू में बड़ा तकलीफ़ होती थी कि क्यों भी लोग बिला वजह कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, कभी लेना देना नहीं हुआ, कभी मुलाकात नहीं हुई, ना ही उनके बच्चे कभी पढ़े, ना तो उनके कोई रिश्तेदार पढ़े, फिर भी वह है मुखालिफ। ओके भाई वजह क्या है भाई, क्यों मुखालिफत? और ये तो डायलॉग बहुत पुराना था, उर्दू मीडियम में फ़ीस लग रहा है, इस्लाम ख़तरे में। अच्छा, इस्लाम ख़तरे में। ओहो, 25 रुपये फ़ीस ले रहे हैं हम, तो बता रहे हैं कि ये तो लूट रहा, ये तो पैसे वालों का स्कूल है। एक अजीब बात है, लेकिन रफ्ता रफ्ता एहसास हुआ कि नहीं, हाँ, ये इस टाइप की बातें तो मेरे ख्याल से अभी भी आती रहती हैं हल्के, कभी ना कभी। ये जब आती हैं, जब भी शाहीन की मुखालिफत में कुछ बात हुई, कुछ इक़दामात हुए, अल्लाह का बड़ा फजल हुआ, शाहीन तरक्की कर लिया। आप कैसा फ़ील करते हैं जब लोग मुखालफत करते हैं? कुछ महीने पहले मेरी आपसे फ़ोन पे बात हुई थी, मैं देख रहा था बहुत ट्रोल किया जा रहा था शाहीन को। आपको कैसा लगता है? मतलब इतना बड़ा आप जो है इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, इतने सेंटर, 100+ सेंटर्स हैं, आप कैसे लेते हैं? ये मुखालिफतें दरअसल वो हमारी तरक्की में मददगार हैं। मैं शुक्रिया अदा करूँगा उन लोगों का जो 35 साल में 36 साल में जो है हमारी चाहत में कुछ करते रहे। ये हमारे खैर खा हैं, उनके लिए दुआ भी करता हूँ मैं। उनके लिए दुआ करता हूँ। देखिए, जब भी रुकावटें आई, शाहीन में तरक्की हुई। मिसाल के तौर पर मैं कहीं बता रहा था, 15 साल पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई, हार्ट अटैक हुआ, बाद में शाहीन 20 टाइम्स बढ़ गया, 20 टाइम्स डेवलप हो गया। 4-5 साल पहले एक अजीबो गरीब गैर ज़रूरी केस डाल दिया गया। अजीबो गरीब, बिला वजह के, बिला कोई वजह ही नहीं है। देखते देखते जो है 6 महीने साल के अंदर शाहीन डबल हो गया, एडमिशन डबल हो गए, और हमारे बच्चे एम्स जाना शुरू करे उसी साल। 9th रैंक, ऑल इंडिया का 9th रैंक। एक रुकावट, एक दबाव आया, इधर दूसरी तरफ है। नहीं, अब मोस्टली होता क्या है सर, मैं बीच में बात काट कर रहा हूँ, मोस्टली होता यह है कि ठीक है आप तो इतनी बड़ी पर्सनालिटी हैं, लेकिन जो टीम होती है, कभी कभार टीम पैनिक कर जाती है, जैसे जो आपके ऊपर जो केस हुआ था, तो टीम को आप कैसे हैंडल करते हैं इन सिचुएशन में? माशाल्लाह माशाल्लाह, वो सारी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ, और शहरियान बीदर का भी। उस टाइम पे मेरी गैर मौजूदगी का 1 सेकंड के लिए कैंपस में असर नहीं हुआ। अच्छा। और मेरे पुराने चाहने वाले पूरे टीचर्स, लेक्चरर्स कैंपस को पहुंचकर हमारे स्टाफ को बोलते थे कि देखो सर नहीं है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। और मैं वापसी के बाद जब बच्चों से पूछा, स्टूडेंट से, कोई फ़र्क पड़ा क्या, कुछ डिस्टर्ब? सर नथिंग, कुछ नहीं, बल्कि तवज्जो बढ़ा दी गई। देखिए, अल्लाह की तरफ से जब मदद आती है तो छप्पर फाड़ के आती है। बिल्कुल। अरे भाई, इज़्ज़त और ज़िल्लत का देने वाला अल्लाह। बिल्कुल, बेशक। हम देख रहे हैं अभी 2-3 महीने पहले जो भी हरकतें कुछ लोग कर रहे थे, वो एक साहब हैं, वो फुल टाइम इसी काम में हैं, कारोबार ही है, अल्लाह उनको नेक तौफीक दे। हाँ, अभी 2-3 महीने पहले मैंने भी देखा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हो रहा था। और एक तो मैंने आपका वीडियो भी देखा ऑफिस में आकर के, आपसे कोई जो है थोड़ा सा गैर मुहज़्ज़ब अंदाज में कुछ बात हो रही है, मुनज़्ज़म तरीके से कोशिश करे। देखिए, जैसा मैंने जिक्र किया, एक साहब हैं फुल टाइम, अच्छा, बल्कि उनके कारोबारी वो हैं, और बल्कि शायद ये अल्लाह की तरफ से उनके गुनाहों का नतीजा है, ये सज़ा है। ये तो क्यों ऐसा है सर? मतलब मुझे तो लगता है वैसे भी मुस्लिम कम्युनिटी एजुकेशन में एज़ पर सचर कमेटी रिपोर्ट पीछे है, और अगर कोई बंदा जो है अपना रात दिन एक करके, ठीक है, मैंने तो वो भी इंटरव्यू सुना कि आपने स्टार्टिंग के 10-12 साल कैसे गुजारे हैं, पेरेंट्स से पैसे लेते थे, कम्युनिटी के लिए अगर कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, स्पेशली फॉर एजुकेशन एंड मतलब एवरीवन नोज़ कि अगर इफ़ वी वांट टू इम्प्रूव, अगर हम अच्छे महज़्ज़ब इंसान बनना चाहते हैं, डेफिनेटली हमको एजुकेशन में आगे बढ़ना होगा। उसके बावजूद लोग क्यों इस तरह की मुखालफत करते हैं? स्टिल आई डिडंट अंडरस्टैंड। देखिए, ये मुखालिफतें हैं ना, मिजानी वाला है। किसी को गुनाहों की सज़ा देना है तो उनसे ये मुखालिफतें करवाता है, किसी के सवाब को दोबाला करना है
तो उनकी मुखालिफत करवाता है। यू आर सो पॉजिटिव, माशाल्लाह। ओके, देखिए सवाब को 100 गुना बढ़ाना है, 25 गुना बढ़ाना है, और ये गैर ज़रूरी मुखालिफतों को बर्दाश्त कर लो, फिर देखो तरक्की कैसी है। ये फितरत है। वेरेवर देयर इज़ ए चेंज देयर इज़ रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, और मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इदारों को सपोर्ट करने का एक माहौल बनना चाहिए, चाहे कोई भी इदारा हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये इदारे ताकतवर बनेंगे तो मिल्लत के लिए एक ज़रिया बनेंगे। सही। इदारों को कमज़ोर रख कर खुश होना, इदारा मजबूर रहे, चलो ठीक है मैं इनसे डरने तैयार हूँ, इन्होंने ब्लैकमेल कर रहा है मुझे। कभी बात की उन लोगों ने आपसे पर्सनली, इस तरह के लोगों ने? अभी कई लोग हैं जो बात करना भी चाहते हैं। तो मैं अच्छा बैठ के सेटल करेंगे। कुछ दानिश्वर हजरात ये भी बोल रहे हैं कि बैठ के सेटल करेंगे। भाई बैठ के सेटल करने के लिए है क्या? क्या है? अब इन्हों ब्लैकमेल करेंगे तो मैं मान लूँ? मीन्स मैं जो समझाऊँ आपकी बात से कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करना चाहते हैं, यू वांट टू बी अ पॉजिटिव, कि तामीरी काम करो, आप उनके साथ जाएंगे। तो मेरे इंटरेस्टिंग के 2 आपके प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, मैं उसके बारे में जानना भी चाहता हूँ, बिकॉज मुझसे बहुत सारे लोग, क्योंकि लोगों को पता चल गया मेरी बहन ने नीट आपके यहाँ से किया था, तो कॉल करते हैं, कभी कभार लोग कहते हैं डॉक्टर साहब से बात करा दो, हमारे बच्चे भी। हिफ्जुल कुरान प्लस एज़ वेल एज़ मदरसा प्लस, 2 प्रोजेक्ट के बारे में मैं चाहता हूँ कि न सिर्फ इंडिया, क्योंकि आप श्रीलंका भी गए थे, आपने अभी सोमालिया का, बहुत सारे मतलब पूरा वर्ल्ड मेरे ख्याल से जूझ रहा है ये जो दीनी एजुकेशन, मैं चूँकि ये टर्म चल गई इस वजह से, वरना मैं इस टर्म को मानता नहीं, दीनी एजुकेशन और दुनियावी एजुकेशन से लोग जूझ रहे हैं। आपने सोमालिया का भी तस्करा किया, तो दोनों प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में हमारी पब्लिक को बताएं कि इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, या ये प्रोजेक्ट एक्चुअल हैं क्या, आप क्या करना चाहते हैं। हिफ्जुल प्लस के बारे में हम जानना चाहते हैं। जैसा कि मैं बताया AICU के जरिए ड्रॉप आउट बच्चे सक्सेसफुल हो रहे थे। दूसरी तरफ हमारे अपने शोबे हिफ्ज़ के बच्चे, जिसमें हम LKG UKG फर्स्ट में क़ैदा पढ़ाई क्लास में, सेकंड स्टैंडर्ड में नाजरा मुकम्मिल क्लास में पढ़ाए, थर्ड से शोबे हिफ्ज़ में लिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में बच्चे हिफ्ज़ कर लिए, वापस उनको क्लासरूम में ले लिए, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ में हिफ्ज़ कर लिया हो जाता 3 अच्छा, उसके साथ में स्कूलिंग भी? स्कूलिंग पूरी तरीके से नहीं, 20% वक्त स्कूलिंग के लिए दिए, और उसमें सिर्फ मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस पढ़ाए, कोर सब्जेक्ट सिर्फ मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेजेस, न्यूमरेसी एंड लिटरेसी। फिर बाद में 6 में ले लिए बच्चों को। महीने 2 महीने के अंदर वो अपने पुराने साथियों से बेहतर परफॉर्म करे, वो आगे बढ़े, मेडिकल सीट, गवर्नमेंट सीट लेना शुरू कर दिए। एक तरफ हाफिज़ बच्चे सक्सेस हो रहे थे, दूसरी तरफ ड्रॉप आउट बच्चे सक्सेसफुल हो रहे थे। 18 साल पहले मुझे ख्याल आया ये तरीक़ेकार हिंदुस्तान भर के हुफ़ाज़ के लिए अगर अपनाया जाएगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हाफिज़ ज़हीन होते हैं, हाफिज़ मेहनती होते हैं, और इनको टेलर बनने की बात की जाती है, और कुछ मॉडर्न लोग प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन बनाने की फ़िक्र में निकल चुके थे मार्केट में। तो मुझे अफसोस लग रहा था कि भाई हाफिज़ होने के बाद प्लम्बर बनेगा, प्लम्बर बनाओ। तो मैं जो है ये तहरीक को आगे बढ़ा। माशाल्लाह शुरू में तो लोग सुनकर नज़रअंदाज कर रहे थे, कुछ लोग बता रहे थे कि ये तो ख़याली बातें हैं। अच्छा, खुल के सामने बताते थे। हमारे बुज़ुर्ग उलमाए कराम भी बोलते थे। फिर जब बात तो सुन लेते थे, और स्टूडेंट्स के सामने भी मेरी बात कहीं करा देते थे, लेकिन तायद में एक लफ्ज़ नहीं बोलते थे। अच्छा, तायद में एक लफ्ज़ नहीं बोलते थे, खामोश हो जाते थे, लेकिन तायद नहीं करते थे। फिर अलग से ले जाकर मुझे अपने पोतरे के लिए बात कर लेते थे जो हाफिज़ है। क्यों, ऐसा क्यों है सर? भाई देखिए ये भी बात फितरी है, होता है। भाई मैं किसी कॉन्सेप्ट पे 40 साल 50 साल से बोलता आया हूँ, सुनता आया हूँ, ऑल ऑफ अ सडन उस कॉन्सेप्ट की मुखालिफत करूँगा? नहीं, अगर फ़ायदा अगर है आपको दिख रहा है तो। बड़े लोग कर लेते हैं, ये जो बड़े खुले जहन के होते हैं वो फौरी जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हम देख रहे हैं इंडिया के बड़े इससे ख़ाइल हैं, लेकिन वो जो बात सुने हैं ना बचपन से मदरसे में, जो है हम 3% को छोड़ दो, 97 की फिक्र कर लो, ये पुराना डायलॉग 50 तो ये साल तो से, आपके बारे में भी लोग कहते हैं, 50 साल से डायलॉग जो सुने हैं ये मदरसों में, वही डायलॉग छोटे लोग, मैं खुल के बोलूँगा, कोई नाराज़ ना हो, छोटे लोग, नहीं कोई बात नहीं, हम इसी बात चाहते हैं कि आप वही लोग जो हैं ये डायलॉग बोलते हैं और इस काम को डिस्करेज करते हैं। बड़े जो फ्यूचर पे नज़र रखते हैं, हमारे बड़े माशाल्लाह, मैं उनको सलाम करूँगा, वाकई वो लोग अब उसको कबूल कर लिए हैं, बल्कि तायद कर रहे हैं खुल के।
लेकिन ये छोटे छोटे लोग जो ये बताते हैं कि वो 97। अरे एक नौजवान को तो मैं देखा, ताज्जुब हुआ, पढ़े लिखे नौजवान बता रहे हैं, एक स्टेज पे बता दिए। ये तो फंक्शन बना लिए हैं कुछ लोग, मदरसा और हाफिज़, और छोड़ो उनको 3% को, और बात सुनो मेरी, मैं जो है पूरे मुल्क के मदरसों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाह रहा हूँ। अरे मेरे भाई, यही 2% 1% ही इंशाल्लाह इनकलाब लाएंगे, इनकलाब लाएंगे। इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारी जो सलाहियतें, मेहनत, वक्त, पैसा जो लग रहा है मदरसों में, वो हो जाए और दीनी असली तालीम का एक हसीन इम्तजाज बन जाए, दोनों एक छत के नीचे हो जाएं, फिर देखिए इनकलाब वहीं से आएगा। और वो दौर जिस वक्त एक छत के नीचे दीनी तालीम और असली तालीम दोनों हुआ करती थी, वो दौर इंसानी तारीख़ का सबसे सुनहरी दौर हुआ करता था। बैतुल हिकमा वाला कॉन्सेप्ट आप ला रहे हैं। यस। और बीदर में एक पुरानी यूनिवर्सिटी 650 साल पहले क़ायम हुई थी, ख्वाजा इमादुद्दीन महमूद गावान यूनिवर्सिटी, जिसको हम अडॉप्ट किए हैं। जी हाँ, हमने जी इसके लिए आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से हम उसको अडॉप्ट किए हैं। सिर्फ 22 ऐसे मॉन्यूमेंट्स को आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया वाले किसी को गोद दिए हैं, जिसमें से एक मॉन्यूमेंट जो एजुकेशन यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, 25 ममालिक के बच्चे वहाँ पे पढ़ने आते थे, सेंट्रल एशिया से बच्चे आते थे, और वहाँ पे टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, लैंग्वेजेस, एस्ट्रोनॉमी की तालीम दी जाती थी। और उस ज़माने की सबसे मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की लैबोरेटरी वहाँ हुआ करती थी। काश के वो लैबोरेटरी काम करती चली जाती और उसको हम आगे लेके चलते, दीनी असली तालीम का एक इम्तजाज जारी रहता, तो ये मोबाइल फ़ोन 100 साल पहले हम दुनिया को दे देते थे। ये AI 50 साल पहले आ जाता था। हम दोनों को अलग करके यकीनन नुकसान में हैं। आइए गौर करेंगे, दीनी असली तालीम के इम्तजाज का प्लान बनाएंगे। अभी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से 100 मदारिस में दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम का एक प्रोजेक्ट हुआ है। मदरसा प्लस वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कर्नाटका मदरसा प्लस जिसको हम बता रहे हैं। कितना? 100 मदरसे, ओके, जिसमें 5000 बच्चों को हम हिफ्ज़ के साथ साथ 10th पास कराने का मंसूबा, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, 10 करोड़ रुपये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका दे रही है हमारे को, हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बज़ाहिर टफ़ लग रहा था। हम बच्चे जो फारिग हो गए हैं हिफ्ज़, जो स्कूल मदरसे से निकल गए हैं, उनको मदरसों में लाकर रखकर फिर से 10th पास कराने का माहौल देने का प्रोजेक्ट कर लिया। 18 महीने का एक प्रोजेक्ट हुआ, 68 मदारिस में ये काम हुआ इंडिया भर के, और 2000 बच्चे NIOS से 10th पास कर लेके असली तालीम में जुड़ गए हैं, 11th 12th कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का 100 मदरसों का है। साथ ही साथ वाला है, ये थोड़ा और ज़्यादा टफ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है कि कामयाब तजुर्बा चल रहा है। ये कामयाब हो जाए इंशाल्लाह, ये नज़रिए को हम इंडिया भर में फैलाएंगे। बल्कि सोमालिया तो बेचैन है। सोमालिया तो जो है इस कॉन्सेप्ट के लिए आंखें बिछाया हुआ है और बड़ी उम्मीदें शाहीन से रखा है। पूरा मुल्क में जो है इसकी ज़रूरत है, बल्कि और भी कई ममालिक में इसकी ज़रूरत है इंशाल्लाह। लेकिन श्रीलंका की अब बात करें, मैं वहाँ गया था, हाँ, वो रह गया, मदारिस देखा, बड़ी खुशी हुई। वहाँ पर मिक्सअप है, अच्छा, जो होना चाहिए था है। मैं एक्सपेंड करने के लिए गया था, लेकिन हैरान रह गया, माशाल्लाह बड़ी खुशी। आप मुतासिर हो के आ गए? मैं मुतासिर हो गया। क्या है बताइए थोड़ा सा। अभी साथ ही साथ दोनों को लेके चलते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग से ही? हाँ, एक चीज़ ये है कि वहाँ पे गवर्नमेंट का ऑर्डर के हिसाब से हर बच्चा स्कूल से जुड़ा हुआ रहे, कानून है, ठीक है। वो बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, फिर हाफ डे जो है दीनी तालीम, दीनी माहौल, तरबियत भी जारी रखे हैं, पूरे मुल्क में चल रहा है। तो यहाँ पर भी किसी भी दिन हो सकता है, किसी भी दिन हो सकता है कि किसी न किसी स्कूल में बच्चा हो जाए। तो ये हमारे बड़े बड़े जो है मदरसे हैं, बड़ी लैंड है, तो क्या स्कूल के साथ साथ, मदरसे के साथ साथ एक स्कूल शुरू करने का तजुर्बा नहीं कर सकते? अपने आप को तैयारी नहीं कर सकते? इसके लिए हम आपने अप्रोच किया मदरसे वालों को? हम ऐलान किए हैं, कई लोग आ रहे हैं, बल्कि हर रोज़ 1, 2, 3 ग्रुप्स मुल्क भर से बीदर आते हैं, इस सिस्टम को देखते हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हमारा 30 नवंबर और 1 दिसंबर को एडोस्फेयर के नाम से पूरे इंडिया भर से नए मदरसे शुरू करने वाले, स्कूल शुरू करने वाले
लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं। उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर है, वो रजिस्ट्रेशन करें। हम 200 लोगों को मदऊ कर रहे हैं और नए स्कूल्स को इस्टेब्लिश करने के लिए गाइड कर रहे हैं। नहीं, मैं इसमें सर, मैं अभी इसके बारे में, चूँकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है कि मैं इसके बारे में अनाउंस भी करूंगा, लास्ट में बाइट लूँगा। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि जो मदरसा प्लस वाला आपने प्रोजेक्ट बोला, अभी आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि मदरसों की अब सबसे बड़ा जो इशू आता है हम लोगों के साथ में, इफ़ आई वांट टू डू समथिंग, तो उसके लिए फ़ंड होना ज़रूरी है ना, क्योंकि आप लैंड लेते हैं, फिर आप कंस्ट्रक्शन कराते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। एंड वी हैव लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक मदरसा है, इमारत भी बनी हुई है, जगह भी है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट है, उसको थोड़ा बहुत ब्रशअप करने की ज़रूरत रहती है। तो एंड मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, मेरे ख्याल से जो सिर्फ दारुल से जो टाई अप हैं, यानी मदारिस, राब्ते मदारिस के अंडर में आते हैं, वो 3000 से ज़्यादा मदरसे हैं। और कहा जाता है इससे ज़्यादा मदरसे हैं जिन्होंने अभी तक दारुल से टाई अप नहीं कराया है। तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मदरसे हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, सब कुछ है। आप क्या इस बारे में ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि मदरसा प्लस का जो प्रोजेक्ट है, क्यों ना आप वहाँ उनको कन्विंस करके, ऐसा अगर कुछ हो जाता है कि मदरसे के बच्चे एटलीस्ट बेसिक जो हमारी एजुकेशन है, जो हक़ है हर बच्चे का, एज़ पर आप तो एजुकेटर ही हैं, आप समझते होंगे कि मतलब ये राइट है हर स्टूडेंट का, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये तो बहुत बड़ा इनकलाब होगा इंडिया में। हो रहा। अभी हम 68 मदरसों को इंडिया भर में, ठीक है, मदरसा प्लस के नाम से जो शुरू किए थे, और एक उन्हीं का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। भाई तरीक़ा ये था, वो बताइए थोड़ा सा, कि रहने खाने का इंतज़ाम मदरसा करेगा। वो तो ऑलरेडी है उनके पास है जी। और हम तशहीर करके, खुद मदरसे वाले भी तशहीर करके, हाफिज़ बच्चे जो फारिग हो गए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी आलिमियत नहीं पढ़ रहे हैं, मदरसे में एडमिशन नहीं लिए हैं, बेकार घूम रहे हैं, छोटी-मोटी नौकरी छोड़ दिया, ठीक है, तो उनको वापस लाकर मदरसे में रखें। ठीक है, हम टीचर की सैलरी का इंतज़ाम करेंगे अवामी ताउन से, ठीक है। माशाल्लाह हम 5000 का टारगेट रखे थे, 2000 बच्चों को सक्सेस, 100 मदारिस का टारगेट रखे थे, 68 मदारिस हुए। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, हमको कुछ लोग वादा करे, बाद में हटते भी गए सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। और जब हम उसको क्लोज़ करने की बात करें तो लोग बोल रहे हैं कि, मदरसे वाले बोल रहे हैं कि नहीं सर, आप गाइड करते रहिए, टीचर की सैलरी का भी इंतज़ाम हम कर लेंगे। अभी तकरीबन 30 ऐसे मदारिस हैं जो प्रोग्राम जारी रखे हैं। अच्छा, 100 मदारिस में गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से हो रहा है, और कई ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट सिस्टम को अपने तौर पे कर रहे हैं। उम्मीद है कि साल 2, 4, 5 साल में एक माहौल बन जाएगा, दीनी तालीम, मस्जिद तालीम दोनों साथ ही साथ होगी। इसमें बड़े उलमा इकराम इंडिया की जो है सरपरस्ती कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, अभी तो आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी आपको मेंबर बनाया गया शायद ना, तब तो आपका बड़े बड़े लोगों से मिलना, रुकन है जी, और बड़ों की सरपरस्ती है जी, अल्लाह कुछ काम ले। तो मुझे ऐसे जो रिपोर्ट मिली कि मदरसा प्लस जो आपने जिस जज्बे के साथ और जिस एक्टिविटी के साथ, बहुत मैंने देखा था कि उसका ऐड भी आ रहा था। एक तो मैंने पेपर था फर्स्ट पेज पे जो है न्यूज़पेपर का पूरा ऐड था उसका, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया, फ्लॉप हो गया। और उसमें भी एक चीज़ जो हमने देखी, क्योंकि आपसे पॉडकास्ट जब फिक्स हुई तो मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, तो वो ये कह रहे थे ये शायद आपके लिए टफ़ होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पब्लिक को बताएं कि जब मदरसा प्लस फ्लॉप हुआ, ये हम लखनऊ के एरिया में जो चल रहे थे उसकी बात मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ वजहों से नाम नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। तो वहाँ जब फ्लॉप हुआ तो जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था मदरसा प्लस में, बीच में रुक गया वो प्रोजेक्ट। बीच में रुकने की वजह से जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे थे उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया गया बीच मझधार में, उनको किसी ने लिया ही नहीं। मतलब अगर वो शाहीन में भी गए तो सुना शाहीन वालों ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि मतलब आपको तो आता नहीं। अच्छा, ये समझ में भी आता है, क्योंकि एक हाफिज़ बच्चा जिसको मैं समझता हूँ इंग्लिश पढ़ना नहीं आती, आप मेहनत करके उसको इंग्लिश, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जिसके मेरे ख्याल से जो टॉपिक भी उनके लिए नए होंगे, नाम नए होंगे, अब बीच में अगर बच्चे को रोक दिया गया और वो बच्चा मतलब प्रोजेक्ट फ्लॉप हुआ, तो वो बच्चा सुना उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई, उसकी कोई देख रेख करने वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई देखिए, मसाइल हर ग्रुप के, हर शख्सियत के अलग होते हैं, सोच पे डिपेंड करता है, उनके रवैये पे डिपेंड करता है। भाई हम 68 मदरसों में सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए, बच्चे एग्ज़ाम दे दिए, रिजल्ट्स आ गए। हो सकता है इसमें 5, 7, 10 ऐसे मदरसे भी होंगे जो जुड़ना चाह रहे थे, नहीं जुड़े,
बच्चों को वहाँ पे सहूलतें नहीं दे सके वो लोग। तो हो उन्हीं को सकता है- हाईलाइट करके लोगों ने कर दिया। हाँ, फारिग है ना, फारिग बैठे हुए हैं, कुछ सही, बोलना है, एग्जैक्टली। हाँ, कुछ हाँ, बोलना है बच्चों, उनको बेचारों मजबूरी है, उनकी अपनी मजबूरी है। हाँ, तो भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, 2 4 5 ऐसे हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है जो टीचर को अपॉइंट करना आसान नहीं था। हम इंडिया भर से 200 टीचर्स को लेके 3 महीने ट्रेनिंग की उस प्रोजेक्ट के लिए, बीदर में रखकर। अच्छा। उसके बाद भेजे। अब वो टीचर कहीं किसी मुकाम से वहाँ पहुँचा है, उसके लिए रहने बराबर जगह नहीं है, भाई खाने का मियार नहीं है, तो टीचर नहीं मानेगा। अब वो टीचर जो है ये उस इंतज़ामिया के इशारे पे रहे, वो भी मुमकिन नहीं है ना। कोई नया टीचर गया है, फिर किसी की जो है सोच हो सकती है, अरे ये हमारे टीचर की दाढ़ी छोटी है, बड़ी है, इसकी टोपी ऐसी है, वैसी है, हमको ऐसी टोपी वाला नहीं, ऐसी टोपी वाला चाहिए। ये मसाइल भी रहेंगे। तो अभी भी इस तरह के मसाइल हैं सर? अरे अल्लाह रहम करे, वो पता चला कि जो है ये स्टाइल की टोपी ना हो तो ये इलाके में नज़र नहीं आए। क्या बात है? हाँ, बल्कि पता चला कि आ रहा है तो बस स्टैंड पे पहुंच के बस में से उतार के मारेंगे। और ये बोलने में भी फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। दिस इज जहालत। मैं किसी को बुरा लगे, एक दो ऐसे हो सकते हैं मदरसे, एक दो ऐसे हो सकते हैं, एक दो जो है। अब हम टीचर को रखने के लिए बोले तो बोले नहीं, वो हमारी बेटी जो है बड़ी काबिल है, बेटी को जो है आप टीचर बना दीजिए। चलो हम दिल बड़ा करके बोले हो, चलो बेटी है तो शायद और अच्छा करेगी। वो बेटी जो है बहल लाडली बेटी निकली। अच्छा। अब एक आधा ऐसा हो सकता ना। हाँ, बिल्कुल। हाँ, सही हो सकता है। कोई अपनी अहलिया को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एज ए टीचर। भाई 25,000 रुपये तो आ ही जाते हैं। तो ये हो सकता है। अल्लाह का बड़ा एहसान है, फ्लॉप होने का तो सवाल ही नहीं है। एक बच्चे को भी हम अगर मोटिवेट कर दिए, इस नज़रिए को 4 लोगों के सामने पेश कर दिए, तो हम कामयाब हैं। देखिए, नताइज की बुनियाद पे मैं अक्सर इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह नताइज की बुनियाद पे सवाब देने वाला नहीं है, अजर देने वाला नहीं है। अल्लाह अजर देगा, नीयत पे देगा और एफर्ट्स पे देगा। एग्जैक्टली। तब्दीली की गारंटी हम नहीं दे सकते, मर्जी अल्लाह की होती है। सही। एफर्ट्स करना काम है। हर अच्छे ख्याल को, मैं पूरे मुल्क भर में ये बात बता रहा हूँ, हर अच्छे ख्याल पे तवज्जो दीजिए। वो ख्याल जो है अल्लाह की तरफ से अमानत है, बिल्कुल। उसको ख्वाहिश में बदलो। ख्याल को, अच्छे ख्याल को ख्वाहिश में बदलो, उसके लिए सख्त मेहनत करो, सख्त मेहनत करो, सवाब मिल के रहेगा। जी बिल्कुल, सवाब मिल के रहेगा। अच्छा सर, मेरा ये ख़ुद का पर्सनल क्वेश्चन है, मैं सोच रहा था कि आपसे करूँगा जब भी मुलाकात होगी। तो जैसे कि हमने कहा कि मदरसा बैकग्राउंड जो लोग हैं वो, खैर सचर कमेटी की रिपोर्ट को ही अगर मान लिया 3 से 4-5% रख लें, तो उनको तो हम साइड में कर दें। जो लोग कहते हैं साइड में कर दें, हमने कर दिया। हालांकि हर बंदे का 1% भी, एक मैं डॉक्टर आदिल के साथ में कर रहा, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि 5% की बात तो अलग है, अगर 1% भी बच्चे हैं, क्या वो हक़ नहीं रखता है एजुकेशन हासिल करने का? उसका भी हक़ है। अरे वो बदलेंगे तो दुनिया को बदल देंगे। बिल्कुल। तो हम अलग रखते हैं थोड़ी देर के लिए 5% को। अब इंडियन जो मुस्लिम्स हैं, उसमें 55% जो मुस्लिम आबादी है वो मोस्टली जो है औसत दर्जे की है, ठीक है, मिडिल क्लास जिसे हम लोग बोलते हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं। 40% जो है वो मिडिल क्लास से ऊपर की है। तो आपके पास जो 55% जो बचे लोग, 55% मिडिल क्लास जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसका क्या प्लान है? क्योंकि हम तो देखते हैं आपके यहाँ नीट की फ़ीस तो ठीक ठाक है, तो मिडिल क्लास के जो 55% लोग हैं, उनका कोई हल है आपके पास उन लोगों के लिए? देखिए, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, ठीक है, अगर कम्युनिटी इस मामले में इन्वॉल्व हो जाए तो हर बच्चे का मसला हल हो जाएगा। एक इदारा पूरे हिंदुस्तान की ज़रूरत पूरी कर सकता है? नहीं, बहुत सारे शाहीन के अंदाज में अभी स्टार्ट हो रहे हैं ना भाई, तो अभी शुरू हो रहे हैं भाई, 100 से क्या होने वाला है। हाँ। देखिए, ईमानदारी की बात है, शाहीन बीदर जैसे हमारे इस प्यारे देश में, विशाल महान देश में कम से कम 500 इदारे अगर हो जाएं तो माहौल बनना शुरू हो जाएगा और एजुकेशन का मसला हल हो जाएगा। कम्युनिटी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप गरीब बच्ची की शादी में पैसे देने के लिए तैयार हैं, गरीब बच्ची की तालीम के लिए दे रहे हैं?
शादी के लिए खर्च कर रहे हैं, क़र्ज़ ले रहे हैं, तालीम के लिए क़र्ज़ लेने को बोझ समझ रहे हैं। क्या ये वो कौम तरक्की कर सकती है जो अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा शादियों पे खर्च करती है? बिल्कुल। हमारे मुल्क में सर्वे बताते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, एनजीओज़ की तरफ से जो खर्च तालीम पे होता है उसका डबल पूरे मुल्क की वही बच्चों की, उस जनरेशन की शादियों पे खर्च होता है। ओह, जबकि बेहतरीन निकाह हुआ है जिसमें कम खर्च हो, पैसा कम खर्च, वक्त कम खर्च, मेहनत कम खर्च। हम बेहतरीन बनाना चाहिए, जिसको मेरी सुन्नत कहा गया है उसको रिश्तेदारों की ख्वाहिश पे कर रहे हैं, पड़ोस की ख्वाहिश पे कर रहे हैं, अपने बॉस ऑफिसर्स, अपने ऑफिस के साथियों की को मुतासिर करने के लिए कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स, अपने वोटर्स को मुतासिर करने के लिए कर रहे हैं, हाँ। दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं। अरे अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करना है क्या ये इन लोगों को राज़ी करना है? अगर एक काम हो जाए तो इसके ज़रिए और 50 काम हो जाएंगे, ये फजूल खर्ची ख़त्म हो जाए। ये पैसा जो है नस्ल की तालीम के लिए, मटीरियलिस्टिक लोग होते जा रहे हैं ना। हाँ। तो इसके लिए मैं पूरे मुल्क भर में गुज़श्ता 15-20 साल से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फजूल खर्ची वाली शादियों से दूर हटना शुरू करें। पर्सनल बोर्ड की तरफ से इक़रारनामा ही बनाया गया है, जहाँ कहीं फजूल खर्ची हो रही है, सुन्नत के ख़िलाफ़ मुखालिफत हो रही है निकाह के हवाले से, तो उसका खुली तरीक़े से खुलकर इजहार नापसंदीदी करना चाहिए। और जहाँ कहीं भी सुन्नत के मुताबिक अमल हो रहा है तायद व सताइश करना चाहिए, मुबारकबाद देना चाहिए। इस पे मैं बात करूँगा। आप ये तो अभी हम लोग एजुकेशन और स्पेशली शाहीन के बारे में बात कर रहे थे, इसके अलावा भी हमने देखे आपके कुछ प्रोजेक्ट कम्युनिटी के लिए भी चलते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताया। और मैंने देखा कि वली रहमानी साहब जो हैं वो भी काफ़ी इस हवाले से, जैसे आपने निकाह, सादा निकाह के बारे में बात की, और भी आपके हम कुछ प्रोजेक्ट देखते रहते हैं। क्या क्या है वो रिफाही काम आपके? क्या दो काम हम कर रहे हैं। एक बड़ा काम अल्लाह की तरफ से जो हो रहा वो है मस्जिद को मरकज़ बना के खैर के काम करना, कम्युनिटी सेंटर। जी, मस्जिद जो है सिर्फ इबादत के लिए नहीं, बिल्कुल, मस्जिद इबादत के साथ साथ दावत का मरकज़ है, साथ ही साथ तालीम और तरबियत का सेंटर होना चाहिए। बिल्कुल, साथ ही साथ सारे खैर के काम, सारे खैर के काम मस्जिद के ज़रिए हों। मस्जिद भेदभाव ख़त्म करने का ज़रिया बने। बिल्कुल, कम्युनल हार्मनी में कंट्रीब्यूशन मस्जिद करे। अब हम बीदर में कोशिश कर रहे हैं, बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, उसकी वेबसाइट बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन.org पर जाएँ, तफसीलात देखें। ओके। तो बीदर में 137 मसाजिद हैं, उसको 12 हिस्सों में तकसीम किए हैं, 12 क्लस्टर बनाए हैं, हर क्लस्टर से एक फ़र्द को लेकर एक ट्रस्ट बनाया है। अच्छा, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। ओके। देखिए एक मस्जिद है, उसका एरिया तय करता है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि इस मस्जिद में भेदभाव ख़त्म करना है, हमारे बरादरान वतन को जोड़ना है, हिंदू भाइयों को जोड़ना है, नफ़रतें ख़त्म करना है। हमारी मस्जिद में नफ़रतें नहीं हैं, हमारी मस्जिद के इलाके में ड्रग्स फ्री इलाका है, यहाँ पर गुटखा नहीं बेचा जाता, यहाँ पे सिगरेट नहीं बेचा जाता। बीदर में ये कोशिशें करना है, करना है। और नहीं, हम तो जब गए थे तो वहाँ गलियों में बहुत दुकानें थी गुटखा वगैरह की। मैं तो 20 बल्कि 30 साल से गुटखे की मुखालिफत में काम करता हूँ, लेकिन हम ये प्रोजेक्ट रखते हैं, ऐसा पूरे इंडिया भर में हो सकता है। और हमारी मस्जिद के इलाके में रात देर गए तक 3 बजे तक कोई नौजवान रोडों पे नहीं घूमता। हमारी मस्जिद का इलाका पाक व साफ़ है, हमारी मस्जिद के इलाके में कोई भीख मांगने पर मजबूर नहीं है। हमारी मस्जिद के इलाके में कोई मजबूर है तो हम उसको, उसकी ज़रूरत हमारे मस्जिद के इलाके के लोग घर बैठे पूरी करते हैं, जो हम उस इलाके के लोगों का फ़र्ज़ है। हमारी मस्जिद के इलाके में कोई बेवा परेशान नहीं है, हमारी मस्जिद के इलाके में ये बुराई नहीं है, ये हमारी मस्जिद के इलाके में ये बुराई नहीं है। हमारी मस्जिद के इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह ये हम माहौल, अच्छा माहौल बनाए हैं, ये भलाई फैलाए तो हैं। ये पूरा रोड मैप शाहीन की तरफ से आता है? और नहीं, ये बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन कुछ लोगों के साथ मिलकर हम कर रहे हैं जी। तो ये हर जगह हो जाए, हर जगह हो जाए। भाई कोई गुटखा बेच रहा है तो उस मस्जिद के इलाके के लोग मिलकर उस गुटखे की दुकान पे जाके बोलें, मेरे भाई आपको ईश्वर अल्लाह भगवान ने इतने आइटम बेचने के लिए दिया है, बेचो। सही। क्या ये जहर के पैकेट
जो नस्लों को तबाह कर रहे हैं, हमारे देश को कमज़ोर कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर को, हमारे देश के फ्यूचर को कमज़ोर कर रहे हैं। ये बेचकर ही तुम अपने बीवी बच्चों का पेट पालेंगे। 1 से 5 मरतबा बड़े रिक्वेस्ट बड़े करो। सेलिब्रिटीज़ उसका ऐड कर रहे हैं सर। अफसोस की बात है, अब गवर्नमेंट भी जानती है नस्लें तबाह हो जा रही हैं, कैंसर फैल जा रहा है। गवर्नमेंट ने बैन किया था तो वो अलग अलग देने लगे। ये कुछ भी करते हैं, गवर्नमेंट सब जानती है, हमारे लीडर सब जानते हैं। अगर उस मस्जिद के इलाके के लोग, ठीक है, एक मंदिर के इलाके के लोग, एक चर्च के इलाके के लोग ये तय कर लें, जाके रिक्वेस्ट करें, वो उस दुकान के कस्टमर्स 25-50 कस्टमर कोई भी सामान खरीदने जा रहे हैं तो दुकानदार को बोल सकते हैं, अरे भाई ये क्यों बेच रहे हैं ज़ाहिर आप, ये मत भेजिए, बेचिए आप। अगर 10 कस्टमर बोलना शुरू कर दें, उस इलाके के बुजुर्ग लोग बोलना शुरू कर दें, वो बंद करेगा। कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। अरे भाई आप परचेस करने के लिए जाइए, 1000 रुपये का सामान लेने के लिए पहुंच गए आप, 3 मरतबा बोल के पहुँच, 4थी मरतबा बोलिए नहीं आप गुटखा बेच ही रहे हैं, मैं दूसरी दुकान से लूँगा। लड़ी झगड़े की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। आप हक पे हैं। क्यों ये हिकमत हम अख्तियार नहीं कर सकते? सही। और भी कई तरीके हैं। अभी हम हमारे कुछ हिंदू भाइयों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाए। मेरी सर पूरी टीम ही है, हमारे मोहित भाई हैं, ठीक है, हमारे प्रशांत भाई, सब लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता है। देश की खूबी यही है ना। एक्चुअल सर 1 मिनट सर, मैं मोस्टली पॉडकास्ट में अपनी टीम के बारे में नहीं बताता हूँ। ये लोग जो हैं बिहाइंड द कैमरा रहते हैं। हमारे जो मैनेजर हैं, चूँकि बात चली भाईचारे की, इस बात बता रहा हूँ, हमारे मैनेजर जो है प्रशांत भाई हैं, और यही लोग पूरी हमारी टीम एक साथ मिलकर ही काम करती है, और कभी भी हम लोगों को फील नहीं होता है कि अलग अलग मज़हब से। इस देश को तरक्की दिलाए, इस देश को आज़ाद कराए, सब मिलकर करे, और आइंदा फ्यूचर भी बनाएंगे, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम, फिर से दुनिया का सुपर पावर बनाएंगे। अगर सब मिलकर करेंगे तो होगा। ये क्या हो सकता है, मैं अपने आप को सेहतमंद बोलूं और मेरा एक हिस्सा जो है कमज़ोर रह जाए, मेरा 20% 50% हिस्सा सड़ जाए, गल जाए, और मैं अपने आप को सेहतमंद बोल सकता हूँ? हमारा देश सेहतमंद रहे, हमारा देश तरक्की करे, सबकी तरक्की में देश की तरक्की होती है। तो इस तरह से उस दुकानदार को बोलकर समझाया जा सकता है। हम एक काम कर रहे हैं, ब्रादरान वतन से मिलकर एक नई ट्रस्ट बनाए हैं, ओके, जिसमें हर मज़हब के लोग हैं। बीदर नागरिक सन्मार्ग समिति। अच्छा, नागरिक सन्मार्ग समिति रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। इट्स अ काइंड ऑफ कन्नड़ा वर्ड ना, कन्नड़ा वर्ड सन्मार्ग सीधा रास्ता। हाँ, कन्नड़ा वर्ड थोड़ी आती है, ಸ್ವಲ್ಪ वर्ड। जी, आई नो कन्नड़ा। तो सन्मार्ग सीधा रास्ता दिखाने की समिति है ये, और सब मिलके काम कर रहे हैं उसमें। तो उसके अगराज़ मक़ासिद में क्या है? भलाई को प्रमोट करना, फैलाना, बुराई को रोकना। यही जो है हर धर्म यही चाहता है, हर धर्म गुरु जो है इसी बात की तलकीन करते हैं। बिल्कुल। तो ये काम जो है BNSS, बीदर नागरिक सन्मार्ग समिति की जिम्मेदारी है। पहला काम हम शुरू करें, एक स्टिकर बनाए हैं, वी डोंट सेल गुटखा एंड टोबैको, दैट सिगरेट, वी ऑल लिव हेल्दियर लाइफ टुगेदर। सन्मार्ग समिति का छोटा सा ये है, उसमें QR कोड है, उसमें कोई वॉलंटियर के तौर पे ज्वाइन करना चाह रहा है। वो स्टिकर बनाए हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, 4 लोग मिलकर जाते हैं, दुकानदार से पूछते हैं आप गुटखा नहीं बेचते? नहीं, मैं गुटखा नहीं बेचता, सिगरेट नहीं बेचता। बहुत बहुत मुबारक। उससे गले मिलते हैं, उनको फूल पहनाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और वो स्टिकर वहाँ पे लगा रहे हैं। ओके, वो प्राउडली बोलता है कि हाँ मैं गुटखा नहीं बेचता, मैं सिगरेट नहीं बेचता। एक माहौल बनाओ ना, अप्रिशिएट करो। एग्जैक्टली। फिर बाद में जो बेच रहा है उसके पास अप्रोच कर सकते हैं, ये माहौल बनेगा। तो बहरहाल आपसे मैं फिर से जुड़ना भी चाहूँगा कभी। बहुत सवाल है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन इंशाल्लाह मैं अभी कुछ बात करना चाह रहा था दूसरे, जैसे सफाई के बारे में भी बात करना चाह रहा था, लेकिन आपका चूँकि मैं समझता हूँ कि अभी कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करना है। थैंक यू सो मच। हर गेस्ट के साथ में मतलब मेरा लास्ट क्वेश्चन यही रहता है कि आप कोई हमारे ऑडियंस को कुछ ज़की टॉक्स प्लेटफॉर्म से पैगाम देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहते हैं, नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स, पूरे ऑडियंस को, जो भी हो, चाहे किसी मज़हब से, तो प्लीज़ आप अपना एक डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का पैगाम क्या है? तालीम और तरबियत साथ ही साथ हो, और नस्ल को बनाइए, नस्ल ही असल है। कम वक्त में, कम ख़र्च में, कम मेहनत में एक बड़ी तब्दीली की ख्वाहिश रखते हैं, तो वो टीनेजर्स के ऊपर मेहनत कीजिए। हम तजुर्बा कर रहे हैं, वहाँ पे मेहनतें कारामद साबित हो रही हैं। और नफ़रतों को ख़त्म कीजिए, नस्लों को देने वाली बनाइए,
एक मर्तबा हमारी नस्लें अगर देने वाली बन जाएं तो इंशाल्लाह दुनिया इज़्ज़त करेगी। अपनी औलाद को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की ख्वाहिश रखिए, ज़रूर रखिए, लेकिन साथ ही साथ ये ख्वाहिश रखना ना भूलिए कि वो आपके लिए सवाब जारिया का ज़रिया बन जाए, नजात का ज़रिया बन जाए, जन्नत में दर्जात को बुलंद करने का ज़रिया बन जाए। अगर ये हो जाए तो औलाद भी कामयाब, माँ बाप भी कामयाब, माशरा और मिल्लत भी कामयाब। और ये कम्युनिटी ज़िम्मेदारी ले ले, अपनी तरजीहात में तालीम सबसे पहली तरजीह हो, तालीम और तरबियत। और ये शादियों पे फजूल खर्ची, गैर ज़रूरी गैर शरई रसूमात पे फजूल खर्ची ख़त्म करके सारी ताकत देखते देखते आइंदा 20-22 साल 25 साल के अंदर हमारे मुल्क में बड़ी तब्दीली का ज़रिया बन सकते हैं। हमारा यंग इंडिया प्यारा देश तरक्की करेगा, फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, फिर से दुनिया का सुपर पावर बनेगा। तो किसी ज़माने में था और उसके ज़माने में था जिसकी ख़बर की फ़िक्र अब कर रहे हैं लोग। जी जी जी, ख़बरों की फ़िक्र कर रहे हैं। देखिए फिर से बनेगा हमारे देश में वो ताकत, वो सलाहियत, वो ज़राए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ऑडियंस, बहुत इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट थी, चूँकि स्पेशली मुस्लिम मुआशरा एजुकेशन से जूझ रहा है। हालांकि सर मुझे लगता है काफ़ी तरक्की हुई है अभी गुज़िश्ता सालों में, काफ़ी जो है लोगों के अंदर इस हवाले से जागरूकता पैदा हुई है। अगर आपने इस पॉडकास्ट को यहाँ तक सुन ही लिया है तो आखिर में यही दरख्वास्त रहती है कि ज़की टॉक्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हम और इंशाल्लाह ऐसे ही बड़े स्कॉलर्स को ऑलरेडी लाइन अप कर चुके हैं। बड़ी बड़ी पर्सनालिटी इंशाल्लाह ज़की टॉक्स में आती रहेंगी, ताकि हम अपने एजुकेशन को बेहतर कर सकें, हम अपने मुआशरे में और बेहतरी पैदा कर सकें। दिस इज़ आवर गोल और मिशन एंड विजन। जज़ाकुमुल्लाह खैर, थैंक यू सो मच।